अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे मैनेजमेंट 211 का लेसन नंबर 1। इसकी मैं पहले भी वीडियोस अपलोड की थी, लेकिन क्योंकि सब्जेक्ट आप लोगों का ये अपडेट हुआ है तो अभी तक किसी भी यूट्यूब चैनल के ऊपर इसके शॉर्ट लेक्चर्स नहीं है, तो स्टूडेंट्स ने मुझे रिक्वेस्ट की है अपलोड करने के लिए। मैं कोशिश करूँगी इसकी रोज़ वीडियो अपलोड करूँ, क्योंकि इस सब्जेक्ट में हम थोड़ा पीछे रह गए हैं कोर्स अपडेट होने की वजह से। मैंने ये नोट्स आपके LMS से ही बनाए हैं और ये शॉर्ट और कॉन्साइज नोट्स हैं। इसमें MCQ बेस्ड नोट्स हैं। इसमें से MCQs जो हैं होंगे वो मैं आप लोगों को पॉइंट आउट करती रहूँगी और सिर्फ मैं आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूँगी। हम पूरा का पूरा जो PDF है वो नहीं रटेंगे, हम लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे, ताकि अगर पेपर जो आप लोगों का वीडियो का होता है वो कंसेप्चुअल आता है तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो आप लोग इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। अगर मैं सिर्फ आप लोगों को वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करवा देती हूँ तो उस तरह से कुछ भी आपको याद नहीं रहेगा। आप लोगों को बस करना ये है कि अपने LMS खोल के रखें, अपने LMS की जो हैंड आउट्स है वो खोल के रखें और बस ये वीडियो देखते रहें, साथ साथ टैली करते रहें, तो आप लोगों की इंशाल्लाह बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। आप लोगों को किसी सब्जेक्ट पे वीडियो बनवानी हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कोई क्यूरी या क्वेश्चन हो तो वो भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और आप लोग सब्सक्राइब करें ताकि हम लोग जो भी डेली अपलोडिंग करें वो आप लोगों तक पहुंचे। काफ़ी स्टूडेंट्स मुझे मैसेज करके बोलते हैं कि आगे के लेक्चर्स अपलोड नहीं हो रहे, बच्चे वो अपलोड हो रहे होते हैं, आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया होता इसलिए आप लोगों तक नहीं पहुंचते। तो अभी हम लोग ये स्टार्ट करते हैं। किसी को शॉर्ट नोट्स चाहिए हो तो मैं आप लोगों को ये भी सेंड कर सकती हूँ, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं अपनी ईमेल दे दूँगी और अपना इंस्टा हैंडल दे दूँगी, आप लोग मुझे वहाँ पे कांटेक्ट करें और मुझे बताएं कि किस सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स चाहिए। मैं आप लोगों के लिए, मैंने क्योंकि खुद भी स्टडी किए हुए हैं तो मैंने अपने लिए बनाए हुए नोट्स, तो आप लोगों के काम आएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। अभी हम स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 1, द ह्यूमन जर्नी ऑफ बिजनेस। इंसान का जो सफ़र रहा है बिजनेस के, उसमें वो किस तरह से स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ और उसकी थ्रू आउट क्या क्या उसमें चेंजेस आई और अब उसमें कितनी चेंजेस आ चुकी हैं, और एवोल्यूशन थ्रू आउट हम पढ़ेंगे बिजनेस की भी और ह्यूमंस की भी। ह्यूमन एवोल्यूशन और इकोनॉमी की जो जर्नी है वो अब हम पढ़ने लगे। स्टोन एज टू न्यूलिथिक रेवोल्यूशंस, 2.5 मिलियन BCE से लेकर 10,000 BCE। ये डेट इंपॉर्टेंट है और ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है कि स्टोन एज से लेकर कब तक ये रेवोल्यूशन थी, और ये इसका जो ये जो डेट है ये इंपॉर्टेंट है। अर्ली ह्यूमंस हमारे क्या करते थे, हमसे पहले के जो लोग थे वो क्या करते थे, नोमैडिक हंटिंग और गैदरिंग। नोमैडिक मीन्स जो खाना बदोशी होती है, हिजरत भी जिसे बोलते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाके सर्वाइव करते थे। एक जगह रिसोर्सेज खत्म हो जाते थे, वो न्यू जगह पर ट्रैवल करते थे, वहाँ पे रिसोर्सेज कंज्यूम करते थे और इस तरह से सर्कल चलता रहता था। हंटिंग यानी कि शिकार करके और गैदरिंग वगैरह करके, तो गैदरिंग करके उसके बाद बार्टर सिस्टम होता था। बार्टर सिस्टम का मतलब होता है चीज़ों का लेन देन करके। फॉर एग्जांपल मेरे पास आटा है और आपके पास गोश्त है, तो हम दोनों को एक्सचेंज करके, जो उस टाइम पे करेंसी नहीं होती थी, पैसे या सिक्के या ये चीज़ें बाद में आई थी, तो पहले जो है सबसे वैल्यूएबल चीज़ जो होती थी वो हमारी रिसोर्सेज होती थी। जो चीज़ मेरे पास है वो मैं देके आपसे कुछ और खरीद लूँगी। न्यूलिथिक रेवोल्यूशन में क्या होता, एग्रीकल्चर शुरू हो गया था। लोगों ने जो है काश्तकारी शुरू कर दी थी, अपनी फसलें उगाते थे, उनको बेचते थे कटाई करके, और अनाज वगैरह इस तरह से एग्रीकल्चर आया था। उससे पहले तक क्या होता था, ये सब होता था, हंटिंग होती थी, गैदरिंग होती थी और नोमैडिक सिस्टम यानी खाना बदोशी करके। एनिमल डोमेस्टिकेशन यानी जानवरों को पालना, पालतू जानवर रखे उन लोगों ने, जैसे कि डोमेस्टिक एनिमल्स हमारे होते हैं ये बकरियां, गाय, मुर्गियां वगैरह, ये सब रख के जो है मतलब इनको पाल के और इनसे रिसोर्सेज कलेक्ट करके फिर जो है उससे पैसे कमाने लग गए। यानी ये भी एक बिजनेस का जरिए। ये वो चीज़ें हैं जो अभी तक जो है कंटिन्यू है। परमानेंट सेटलमेंट्स, पहले मैंने आपको बताया था कि लोग क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और इस तरह से ज़िंदगी गुजारते थे। फिर उन्होंने क्या किया कि एक ही जगह पे अपनी टेरिटरी मार्क करते थे, वहाँ पे फिर ज़मीन के ऊपर वो फसलें उगाते थे और अपने जानवर पालते थे, यानी परमानेंटली सेटल होने लग गए। ट्रेड लाइकली बिगिन इनफॉर्मली विद सरप्लस गुड्स, यानी कि ये जो हमारी ट्रेडिंग है वो कब शुरू हुई थी, बार्टरिंग करके। बार्टर सिस्टम होता है, अभी मैंने आपको होता है लेन देन, एक चीज़ लेके दूसरी चीज़ देके। इस ट्रेड की शुरुआत यहाँ से हुई थी, चीज़ों के एक्सचेंज से। राइज ऑफ अर्ली सिविलाइजेशन 3000 BC से लेकर 1000 BC तक। ये डेट्स इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है। अर्ली राइज कब हुआ था सिविलाइजेशन का, 3000 BC से 1000 BC तक। फाउंडेशन ऑफ ऑर्गेनाइज ट्रेड, ऑर्गेनाइज ट्रेड यानी ये सारी की सारी वो हैं सिविलाइजेशंस हैं, ये लोगों की आबादियाँ थीं जिनको ये सारे नाम दिए गए हैं। मेसोपोटामिया, इजिप्ट, इंडस वैली सिविलाइजेशन का तो सबने सुना होगा, चाइना, ये सारी फाउंडेशंस थी जो है ऑर्गेनाइज ट्रेड की फाउंडेशंस थी। यानी इन जो सिविलाइजेशंस थी इन लोगों ने स्टार्ट किया था ऑर्गेनाइज ट्रेड, यानी प्रॉपर ट्रेडिंग जो थी। इन्वेंशन ऑफ राइटिंग सिस्टम यानी रिकॉर्ड्स वगैरह रखना, ये कब शुरू हुआ था, ये भी इसी जो है अर्ली सिविलाइजेशन में शुरू हुआ था। टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शंस, जितने भी हम लोग
खरीदारी करते थे उसका रिकॉर्ड रखना यानी रिकॉर्ड लिखना शुरू हुआ था इस दौर में। इमरजेंस ऑफ अर्ली बैंकिंग एंड फॉर्मलाइज्ड बिजनेस अराउंड अर्बन सेंटर्स, जो अर्बन सेंटर्स थे, जो अमीर इलाके थे जिनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज थे, वहाँ पे अर्ली बैंकिंग का सिस्टम शुरू हुआ, यानी पैसों का लेन देन और करेंसी वगैरह ये चीज़ें आना शुरू हुई। ट्रेड एंड मार्केट्स इन एंशियंट सिविलाइजेशन, एंशियंट सिविलाइजेशंस, पुरानी जो आबादियाँ थी वहाँ पे ट्रेड और मार्केट्स किस तरह से होती थी। मेसोपोटामिया में क्या चीज़ें इंट्रोड्यूस कराई थी? अर्ली रिकॉर्ड कीपिंग, यानी रिकॉर्ड रख के रखना, रिकॉर्ड्स लिख के रखना कि क्या चीज़ किस दिन को बिकी, किसने खरीदी, ये जो हमारे रिकॉर्ड कीपिंग होती है ये स्टार्ट हुई थी। ट्रेडेड टेक्सटाइल्स, कपड़े की सनतकारी, ये चीज़ें शुरू हुई थी। यूज क्ले टैबलेट्स फॉर कॉन्ट्रैक्ट्स, क्ले टैबलेट्स यानी मिट्टी के बड़े बड़े पत्थर टाइप के होते हैं स्क्वायर शेप के, उसके ऊपर जो है वो खुदाई करके क्राफ्टिंग करके जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे जाते थे। इजिप्ट में जो रिवर नाइल है, दरियाए नीलम जिसे बोलते हैं, वो उससे जो है ट्रेड का जरिया शुरू हुआ था, यानी उसके थ्रू जो है वो चीज़ें इधर से उधर जाती थी, लोग इधर से जाते थे। स्टेट रन ट्रेड होती थी, यानी पूरी स्टेट जो है वो ट्रेड करती थी। सोफिस्टिकेटेड अकाउंटिंग, यानी प्रॉपर तरीके से चीज़ों का इंदराज वगैरह, जो अकाउंट्स अभी जिस तरह से भी अकाउंट हैंडलिंग होती है, ये सब किस में शुरू हुई थी? इजिप्शियन सिविलाइजेशन में। इंडस वैली में क्या था? डॉक्स, बंदरगाहें बनी थी, वेयर हाउस, गोदाम वगैरह। स्टैंडर्डाइज वेट्स फॉर ट्रेड, वजन का जो नाप तोल का सिस्टम था वो भी कब शुरू हुआ था? इंडस वैली सिविलाइजेशन में। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इजिप्शियन में कौन कौन सी चीज़ें जो है वो इंट्रोड्यूस कराई थी, या फिर वेयर हाउस और गोडाम्स वगैरह कौन सी सिविलाइजेशन में इंट्रोड्यूस कराए थे? तो वो इंडस वैली। चाइना ने किस में कंट्रीब्यूट किया था? सिल्क बनाने में, जेड बनाने में, टी वगैरह बनाने में, वाया सिल्क रोड के जरिए। सिल्क रोड का और को प्रोटेक्ट करने के लिए चाइना वॉल बनाई गई थी। बिजनेस एथनेसिक एम्फेसाइड जिंक, जो बिजनेस एथिक्स थे वहाँ पे जिंक यानी ट्रस्ट और सिंसेरिटी को जो है वो इंट्रोड्यूस कराया गया था। जिंक जो है वो चाइनीज वर्ड है जिसका मतलब है ट्रस्ट और सिंसेरिटी। ये आपके उसमें आ सकते हैं, लाजमी याद रखना है। और एमसीक्यूज में ये चीज़ भी आ सकती है कि सिल्क रोड जो है कौन सी सिविलाइजेशन में यूज़ हुई जाती थी, या सिल्क रोड जो है किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती थी? तो वो किस लिए यूज़ होती थी? सिल्क, जेड और टी की ट्रेड के लिए। एंशियंट बिजनेसेस एंड प्रैक्टिसेस, मार्केट प्लेस। एंशियंट बिजनेस में कौन सी प्रैक्टिस और मार्केट प्लेसेस यूज होती थी? ट्रेड मेथड क्या होता है? लार्जली बार्टर बेस्ड है, यानी एक चीज़ लो दूसरी चीज़ लो। ट्रेड मेथड हमारा स्टार्टिंग में ज़्यादातर बार्टर बेस्ड था। रिक्वायरिंग अ डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वॉन्ट्स इनएफिशिएंटली। अच्छा, इसके अलावा क्या होता था कि कई दफ़ा जो है ये फेयर ट्रेड नहीं होता था, क्योंकि हो सकता है कि जिस तरह से चीज़ों की वैल्यूज़ बाद में डिटरमाइन हुई ना, क्या चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है, तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा जो है वो इफ़ेक्टिव नहीं था, इनएफिशिएंट था। मार्केट प्लेसेस अगोरा और खाने खलीली जैसी जगहों के ऊपर स्टार्ट हुआ था। ये एमसीक्यूज में आ सकता है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेंट्रल इकोनॉमिक और कल्चरल हब्स थे, यानी ये तिजारत के लिए एक सेंटर, मरकज़ टाइप की जगह बन चुकी थी। फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स क्या थे इसके? बिजनेस बिल्ड ऑन वर्बल एग्रीमेंट्स, यानी ज़बानी कलामी जो एग्रीमेंट होते हैं उसके ऊपर होते थे। पर्सनल ट्रस्ट, एक दूसरे के ऊपर एतमाद से। और रेप्यूटेशन, यानी जो दूसरों की रेपुटेशन होती थी कि सोशल स्टैंडिंग उनकी क्या है, लोग उन पर ट्रस्ट करते हैं, यानी इस बेस के ऊपर जो है बिजनेसेस शुरू किए जाते थे। फैसिलिटेटर्स कौन होते थे? ब्रोकर्स यानी कि ये जो हमारे आजकल होते हैं जिनको हम बोलते हैं प्रॉपर्टी डीलर्स वगैरह टाइप के लोग जो होते हैं, एक मतलब इनका टोटल इनकम कहाँ से आती है? लोगों की बिजनेस सेटल करवा के। एक बंदे ने एक चीज़ बेचनी है, दूसरे ने खरीदनी है, तो दोनों का आपस में इंट्रोडक्शन करा के और अपनी जो फीस होती है वो लेके। एजेंट्स जिन्हें हम इजीली बोलते हैं, मिडिल मैन भी यही चीज़ ही होती है। एंड स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स, फिर जो है वेट्स वाला सिस्टम आ गया, हर नाप तोल का जो सिस्टम है वो आ गया, वजन कर करके चीज़ों को बेचना। इंश्योर्ड फेयरनेस, इस चीज़ ने जो है हमें फेयरनेस दी, यानी कि हर चीज़ प्रॉपरली फेयर ट्रेड हो रही है, कोई भी चीटिंग या उसमें वो चीज़ नहीं है। ट्रेड जो है ईमानदारी से होने लगी। फिर पहली रेवोल्यूशन कब हुई थी? ये सारी डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट में याद करनी है आप लोगों ने। पहली जो है हमारी रेवोल्यूशन हुई थी 1760 से 1840। पहली ट्रेड कब हुई? 1760 से 1840, रिपीट करने साथ साथ। फिर कोर इनोवेशन, इसमें इनोवेशंस क्या थी? स्टीम पावर आई थी। स्टीम पावर से अभी भी अगर आप लोगों को याद हो
तो हम लोगों की जो स्टीम इंजन थे ट्रेन्स में वो यूज़ होते थे, जिसमें हम कोयला भर भर के डालते थे। कार्टून्स में तो देखा होगा, मूवीज़ में। तो उस तरह से फैक्ट्रीज जो थी वो भी स्टीम बेस्ड थी, यानी स्टीम प्रोड्यूस कर करके कोयला डाल डाल के उससे जो है वो मैकेनिज्म सारा चलता था। टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग, ये जो हमारे कपड़े की सनतकारी होती है। और फिर आउटपुट के एग्जाम्पल इसकी क्या है, शिफ्ट टू फैक्ट्री इकोनॉमीज, यानी फैक्ट्रीज का सिस्टम जो है वो आ गया। पहले तो बार्टर सिस्टम होता था, ये बहुत ही छोटे पैमाने पे होती थी, तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बनने लगे। ग्रोथ ऑफ सिटीज, शहर के शहर बसने लगे। उससे पहले मैंने भी आपको बताया कि पहले लोग सेटल नहीं होते थे, पहले लोग मुसलसल जो है वो हिजरत करते रहते थे, खाना बदोशी वाला सिस्टम था। लेकिन फिर सिटीज आबाद होने लग गए। उसके बाद फिर क्या है, सेकंड एवोल्यूशन हमारी कब होती है? सेकंड रेवोल्यूशन हुई थी 1870 से 1914 तक। 1870 टू 1940 हमारी सेकेंड रेवोल्यूशन हुई थी। फर्स्ट कब हुई थी? 1760 टू 1840। दूसरी कब हुई थी? 1870 टू 1940। डेट्स याद रखनी है। और इसमें किस चीज़ की इन्वेंशन हुई थी? इलेक्ट्रिसिटी और मास प्रोडक्शन। बिजली प्रोड्यूस होना शुरू की, और मास प्रोडक्शन यानी बहुत बड़े पैमाने पे सनतकारी और चीज़ों की प्रोडक्शन और असेंबली लाइन्स। राइज ऑफ कॉर्पोरेट जाइंट्स, यानी कॉर्पोरेट वर्ल्ड शुरू हुआ था। ये जो हमारी कॉर्पोरेट 9 to 5 जॉब्स होती हैं, ये शुरू हुआ था। डाटा एंट्री और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आने लग गई थी। ग्लोबल ट्रेड एक्सपेंशन, यानी ये जो ट्रेड का जो सिस्टम था वो पूरी दुनिया में फैलने लग गया, किसी खास इलाके तक ये नहीं रहा। फिर थर्ड कब हुई थी रेवोल्यूशन? 1960 से 2000 तक। डेट्स लाजमी याद रखनी, मैं बार बार आप लोगों को बोल रही हूँ। इसमें क्या चीज़ प्रोड्यूस हुई थी? जो मेजर इन्वेंशन थी वो थी कंप्यूटर, इंटरनेट और ऑटोमेशन। कंप्यूटर इसमें बने थे, मतलब कंप्यूटर्स मॉडिफाई हो कितनी फाइनल शक्ल में आए थे। इंटरनेट जो है वो आया था। और ऑटोमेशन यानी टास्क का खुद ब खुद होना, मतलब बगैर ह्यूमन एफर्ट की जो चीज़ होती है उसे हम ऑटोमेशन कहते हैं। मर्जेंस ऑफ ई कॉमर्स यानी इलेक्ट्रॉनिक कमर्स, जिस तरह से हम लोग अभी भी जो कर रहे हैं, हम जो इस तरह से पढ़ रहे हैं ऑनलाइन, इसे हम ई लर्निंग बोलते हैं। ई कॉमर्स में आपके ये दराज, अमेजोन, अलीबाबा ये चीज़ें आती हैं, मतलब ऑनलाइन कमर्स करना। नॉलेज वर्कर्स, टीचर्स वगैरह, और ये सारी चीज़ें जो आप लोगों को कुछ सिखाते हैं। ग्लोबल सप्लाई चेन्स, जैसे कि अमेजोन, मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी इसकी। ग्लोबल सप्लाई चेन्स यानी जो पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड सप्लाई करती हैं चीज़ें, ई कॉमर्स वगैरह। फोर्थ हमारी हुई थी 2010 में, मतलब 2010 से लेकर अभी तक जो हमारा प्रेजेंट वक्त है। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी मींस इंटरनेट ऑफ थिंग्स, स्मार्ट सिस्टम्स और ब्लॉकचेन, ये सारी चीज़ें कब इंट्रोड्यूस हुई हैं? 2010 के बाद से लेकर अब तक। अभी हम इस दौर में जी रहे हैं। ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है, बल्कि ये सारी चीज़ एमसीक्यूज में आती हैं कि फोर्थ जो रेवोल्यूशन थी उसकी डेट्स क्या थी, या फोर्थ रेवोल्यूशन में कौन सी मेजर इन्वेंशन हुई थी, या 2010 में कौन सी जो है मेजर वो हुई थी। तो ये सारी चीज़ें आपने लाजमी याद करनी है। इसीलिए टेबल फॉर्म में आपके सामने लेके आई हूँ ताकि आप लोगों के लिए ईजी रहे। इसमें क्या होता है? हाइपर पर्सनलाइज सर्विसेज, यानी कि हर सर्विस जो है वो इंटरनेट के थ्रू, हम मशीनरी के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू ऑपरेट करते हैं। स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग मीन्स अभी आपने देखा होगा फैक्ट्रीज में सारे रोबोटिक सिस्टम है। मैनुअल वर्क कम से कम हो गया है, जो स्किल्ड लेबर है वो अब सिर्फ मशीनरी को ऑपरेट करने के लिए यूज़ होती है। एथिकल एथिकल डायलेमास, जैसे कि टेस्ला वो गाड़ी है जो इलेक्ट्रिकली चलती है, मैनुअली नहीं चलती, मतलब उसमें आपको ड्राइवर की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ब खुद चलती है। और फिर गीगा फैक्ट्रीज यानी जो बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं। फिफ्थ जो है हमारी जनरेशन रेवोल्यूशन, वो कब स्टार्ट होगी? 1930 के बाद से। और प्लस का मतलब है 1930 के बाद से, जिस तरह से अभी 2030 के बाद से, जिस तरह 2010 के बाद, 2010 के बाद से अब तक चल रही है ना, वो इसी तरह 2030 बाद से। हमें अभी यह आइडिया नहीं है कि वो कब तक चलेगी और नई रेवोल्यूशन कब आएगी, तो हम आगे प्लस का साइन लगाते हैं। ह्यूमन मशीन कोलैबोरेशन, यानी इंसानी और मशीन का जो कोलैबोरेशन हुआ था। बायो इंजीनियरिंग में हमारे पास जैसे बायोगैस प्रोडक्शन होगी, बायोटेक्नोलॉजी होगी, वो सारी चीज़ें। और क्वांटम कंप्यूटिंग। शिफ्ट टूवर्ड्स एथिकल कैपिटलिज्म एंड सस्टेनेबिलिटी, इसका क्या मतलब है कि हमारा जो एथिकल कैपिटलिज्म है, यानी मशीनरी के ऊपर डिपेंड करके एक स्टेबल सिस्टम जो है वो बनाना, उसे हम बोलते हैं। तो उसके बाद करंट फोकस क्या है हमारा? हमारा अच्छा हेडिंग है फ्यूचर विजन्स, एज ऑफ एआई। अभी हम एआई के दौर में रह रहे हैं, तो इसमें हमारा फ्यूचर फोकस के 2020 के बाद से लेकर अब तक का मशीन लर्निंग, एमएल, आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट कंप्यूटर साइंस का जो है वो टॉपिक है। प्रिडिक्ट करना और एक्ट इंडिपेंडेंटली, हर चीज़ इंडिपेंडेंटली वर्क करे। की टूल्स, मशीन लर्निंग, फिर से आगे ऑटोमेशन और बिग डाटा एनालिसिस। बिग डाटा मीन्स एवरीथिंग दैट हैज़ बिन सो फार अपलोडेड ऑन द इंटरनेट के ऊपर जो कुछ भी अपलोड किया गया, जितना भी डाटा है उसे हम बिग डाटा बोलते हैं। ऑटोमेशन
लेटिंग द मशीन्स वर्क ऑन देयर ओन, मतलब मैनुअल वर्क को हम कम से कम करके जो मशीनरीज के थ्रू काम करवाते हैं जिसमें ह्यूमन एफर्ट ना लगे, उसे हम ऑटोमेशन कहते हैं। आपने आपके एमसीक्यूज में सारी चीज़ें आ सकती हैं कि करंट फोकस क्या है, की टूल्स कौन से, अब फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ में क्या है, पोस्ट वर्क सोसाइटी, वो एक ऐसी सोसाइटी जिसमें सारा काम जो है वो मशीनरीज कर रही हो। बायो डिजिटल फ्यूजन यानी बायोलॉजी का और जो डिजिटल वर्ल्ड है उनका एक फ्यूजन। क्वांटम इनोवेशन यानी क्वांटम इनोवेशन मीन्स इनोवेशन में बहुत ही ज़्यादा जदीद टेक्नोलॉजी यूज़ होना। रेजिंग एथिकल कंसर्न्स, अभी जो राइजिंग एथिकल कंसर्न्स है, एम्प्लॉयमेंट और आइडेंटिटी, यानी सबको अभी डर है। आपने एक चीज़ तो बहुत सुनी होगी इंटरनेट पे चल रही है कि एआई हमारी जॉब खा जाएगी। तो ये जो एक एथिकल कंसर्न है एम्प्लॉयमेंट को लेके और आइडेंटिटी को लेके, अभी आपने अगर आप लोगों को एक आइडिया हो, अगर आप लोगों के पास फ़ोन है, अगर आप पे का उस पर कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं भी है, आपने किसी को डाउनलोड नहीं किया, आप किसी को मैसेज नहीं करते, बट इफ़ यू हैव योर फोन या अगर आपके पास कोई लैपटॉप जैसी चीज़ है, इट मीन्स आपकी आइडेंटिटी सिक्योर नहीं है। इस टाइम पे साइबर सिक्योरिटी में बहुत ज़्यादा कंसर्न है। मेरी खुद की फील्ड है साइबर सिक्योरिटी, इसलिए मैं आप लोगों को बता सकती हूँ कि अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग एंटीवायरस लगा के अकाउंट प्राइवेट करके आपका डाटा सिक्योर है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये जो आइडेंटिटी थेफ्ट क्राइसिस है, ये बहुत ज़्यादा एक राइजिंग कंसर्न है। अंडरस्टैंडिंग नेचर ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस होता क्या है, बिजनेस क्या है। ओके, मैं पहले आप लोगों को बिजनेस की आसान डेफिनेशन बताती हूँ जो हमने पिछले उसमें पढ़ी थी। बिजनेस इज द स्टेट ऑफ बीइंग बिजी, मसरूफ होने को जो स्टेट होती है उसको हम बिजनेस कहते हैं। व्हाट इज बिजनेस? बिजनेस इज द स्टेट ऑफ बीइंग बिजी, और इसकी डेफिनेशन क्या है? एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कि सोशल नीड्स को पूरा करे और उससे हमें फ़ायदा मिले। याद रखिएगा, अगर आप कोई काम खुद के लिए कर रहे हो और उसमें आपका पर्सनल सिर्फ आपका पर्सनल जो है फ़ायदा इन्वॉल्व है, तो वो बिजनेस में नहीं आता। आप कुछ सर्विसेज या गुड्स प्रोवाइड करते हो सोसाइटी को और उसके रिटर्न में जो प्रॉफिट मिलता है उसे हम बिजनेस बोलते हैं। इन्वॉल्व्स कंटिन्यूस साइकिल ऑफ प्रोडक्शन, रिस्क टेकिंग एंड वैल्यू क्रिएशन, एक पूरा साइकिल है जिससे आप प्रोड्यूस करते हो, पहले प्रोडक्शन करते हो, फिर आप रिस्क लेते हो और उसके बाद आपकी चीज़ की वैल्यू होती है, और ये पूरा एक नेवर एंडिंग साइकिल है। इस बिजनेस इस तरह से चलता है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉर मॉनेटरी गेन, पैसों के हसूल के लिए हम करते हैं। डील्स इन गुड एंड सर्विसेज, सामान और सर्विसेज देके हम लोग जो है वो प्रॉफिट अर्न करते हैं। प्रोडक्शन ऑफ टेंगिलेबल आइटम्स और इनटेंगिलेबल ऑफरिंग्स, यानी हम या तो चीज़ें प्रोड्यूस करके देते हैं या फिर ऑफरिंग्स या सर्विसेज दे के। ऑफरिंग्स में आप इस तरह से सर्विसेज को ले सकते हो, जैसे आप डॉक्टर हो, आप सर्विस दे रहे हो, आप टीचर हो, आप सर्विस दे रहे हो, तो आप सर्विस देते हो, रिटर्न में आपको पैसे मिलते, तो ये आपका प्रॉफिट हो गया। इस तरह से गुड्स में आप ले सकते हो, आप कपड़े बनाते हो, आप प्लास्टिक बनाते हो, रबर, पेंट्स, कुछ भी प्रोड्यूस करते हो तो वो आपके गुड्स में आ जाता है। क्रिएटिंग यूटिलिटी, एड यूजफुलनेस टू प्रोडक्ट्स टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, जिस तरह से अगर आप कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हो तो उससे ह्यूमन नीड्स पूरी हो रही हैं, तो क्रिएटिव यूटिलिटी बन जाती है। प्रॉफिट मोटिव, यानी आपका खुद का मकसद क्या होता है, क्या प्रॉफिट कमा रहे हो। सेंट्रल ऑब्जेक्टिव इज प्रॉफिट, यानी जो सेंट्रल ऑब्जेक्टिव है, मेन पॉइंट है, मेन गोल है हमारा, वो क्या है? प्रॉफिट मोटिव। रिस्क ऑफ लॉस, सक्सेस कभी भी गारंटीड नहीं होती, अनसर्टेनिटी जो है वो इनहेरेंट है, यानी आपको रिस्क लेना ही पड़ता है। अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो कभी भी आप कंफर्म जो है मतलब सक्सेसफुल बिजनेस नहीं कर सकते, क्योंकि रिस्क आपको लेना पड़ता है। सीरीज ऑफ डील्स इन्वॉल्व ऑनगोइंग और कंटिन्यूस ट्रांजेक्शन्स, यानी कि आपको जो मतलब मुसलसल ट्रांजेक्शन्स हो रही होती हैं। आप किसी मार्केट से पैसा उठाते हो, उसके बाद वो पैसा लगाते हो, उसके बाद वो पैसा वापस आते हो, तो एक कंटिन्यूस साइकिल है। लीगल एक्टिविटीज़ मस्ट कॉपरेट विद इन द लॉ, आपके कंट्री ने जो आपके लिए बिजनेस में लॉ बनाए हुए आपको उनको फॉलो करना पड़ता है, आपको टैक्स पे करना पड़ता है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको लॉ के अंदर रहते हुए करनी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ इलीगल चीज़ नहीं सेल कर सकते बिजनेस के लिए। स्कोप ऑफ बिजनेस में 4 इंपॉर्टेंट सेक्टर्स होते हैं: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टेरिटरी सेक्टर और कॉन्टेनरी सेक्टर। 1 2 3 4 करके भी हम इसे कर सकते हैं। पहला सेक्टर क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज, फार्मिंग, माइनिंग करके, या जिस तरह से गाय वगैरह रख के वो सारा कुछ करके, तो मतलब जो चीज़ आप ऑब्टेन करते हो उसे हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर। सेकंड सेक्टर है मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेस, यानी कि किसी चीज़ से कुछ बनाना, सनतकारी जिसे हम बोलते हैं, रॉ मटेरियल्स को यूज़ करके फिनिश गुड्स बनाना। ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, आपके एमसीक्यू से बहुत सारे आ सकते हैं कि की सेक्टर्स कौन से हैं, फोर कौन सा सेक्टर क्या करता है। और फिर हमारा थर्ड सेक्टर है सर्विसेज, जैसे कि हेल्थ केयर, बैंकिंग, एजुकेशन। आप हेल्थ केयर डॉक्टर हो, बैंकर हो या एजुकेशन, तो आप सर्विसेज देके फ़ायदा कमा रहे हो। कॉन्ट्रेरी में आता है नॉलेज बेस, जैसे साइंटिफिक रिसर्च, आईटी, डाटा एनालिसिस, ये सारा कुछ करके भी आप सर्विसेज दे रहे हो, तो ये फोर्थ कैटेगरी में आता है। कॉमर्स, द मूवमेंट, सेल एंड सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड,
इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि ये जो सिस्टम है पूरा का पूरा चीज़ों को खरीदने का, बेचने का, सर्विसेज को प्रोवाइड करने का, चाहे वो ट्रेड हो या एड्स टू ट्रेड, यानी कि खुद तिजारत हो या तिजारत करने के लिए जो ज़रा इस्तेमाल होते हैं। तिजारत दो तरह की होती है, एक होम बेस्ड, एक फॉरेन बेस्ड। एक जॉब घर से करते हो, एक जॉब बाहर से करते हो। एड्स टू ट्रेड में वो सारी चीज़ें आती हैं जो आपको ट्रेड करने में मदद करती है, ट्रांसपोर्टेशन में, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट वगैरह कैसे कर सकते हो एक जगह से दूसरी जगह, गोदाम से फैक्ट्रीज तक, फैक्ट्रीज से फिर आगे जो है शॉप्स वगैरह तक, ये सारी चीज़ें। बैंकिंग, आप लोन लेते हो, और उसके बाद इंश्योरेंस, आप अपनी चीज़ों की इंश्योरेंस करवाते हो, एडवर्टाइज करते हो आप चीज़ों को, वेयर हाउसिंग, गोदाम्स वगैरह, ये सारे मीन्स ऑफ ट्रेड या एड्स ऑफ ट्रेड में आता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है, बिजनेस एंड इकोनॉमिक। कोर कॉन्सेप्ट्स क्या है? इकोनॉमिक्स क्या होती है? स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटीज एलोकेट स्केयर रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रीब्यूट गुड्स एंड सर्विसेज। इकोनॉमी सिंपली क्या, वो इकोनॉमी का मतलब होता है कि आप किस तरह से अपनी रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हो गुड्स या फिर सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। सोसाइटीज़ किस तरह से अपने रिसोर्सेज को यूज़ कर रही हैं गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमी। इकोनॉमिक सिस्टम मीन्स एक नेशन का फ्रेमवर्क, एक नेशन का जो फ्रेमवर्क बेसिक स्ट्रक्चर होता है जो कि हमें क्या चीज़ बताते हैं कि क्या, कैसे और किसके लिए हम प्रोड्यूस करें, क्या चीज़ प्रोड्यूस करें, कैसे प्रोड्यूस करें और किसके लिए प्रोड्यूस करें, उसको हम कहते हैं इकोनॉमिक सिस्टम। एक ऐसा फ्रेमवर्क जो हमें बताता है हम क्या प्रोड्यूस करें, कैसे प्रोड्यूस करें और किसके लिए प्रोड्यूस करें। कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म बेसिकली मीन्स जो हमारा पैसा होता है, इन्वेस्टमेंट मनी को हम कैपिटल बोलते हैं। प्राइवेट ओनरशिप, यानी कि खुद जो इंसान खुद जो पैसा लगाता है। और प्रॉफिट ड्रिवन मार्केट, जैसे कि यूएसए जो है वो कैपिटलिज्म में आता है। सोशलिज्म, मिक्स ओनरशिप, यानी कि पार्टनरशिप वगैरह। गवर्नमेंट की इसमें जो है वो अमल दखल होता है, यानी कि आपको उसमें टैक्स पे करना होता है, जैसे कि स्वीडन। कम्युनिज्म, स्टेट कंट्रोल प्रोडक्शन, जैसे कि नॉर्थ कोरिया, जिसमें सारा का सारा जो सिस्टम है वो स्टेट कंट्रोल करते हैं, आप उसके अंडर काम करते हैं, आप खुद से बिजनेस ऑन नहीं कर सकते। सर्कुलर फ्लो मॉडल में हमारे पास क्या चीज़ें आती हैं? इलस्ट्रेट मूवमेंट ऑफ मनी, गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन हाउस होल्ड, बिजनेस, गवर्नमेंट एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इसमें हमें क्या चीज़ बता रहे हैं कि जो हमारा एक फ्लो चार्ट समझ लें है कि पैसे कहाँ जाते हैं, फिर उसके बाद गुड्स कहाँ जाते हैं, मतलब एक पूरा सर्कल। फॉर एग्जांपल आप समझ लो कि पैसों से मनी की सॉरी पैसे कैसे गुड्स में कन्वर्ट होते हैं और गुड्स कैसे सर्विसेज में कन्वर्ट होती है, और वो फिर आगे हाउस होल्ड, बिजनेस, गवर्नमेंट और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के दरमियान कैसे घूमती है। इस पूरे के पूरे को हम बोलते हैं सर्कुलर फ्लो मॉडल, क्योंकि हर चीज़ दूसरे से कनेक्टेड है और एट द एंड वो साइकिल रिपीट होता है। डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड हम बोलते हैं जिस चीज़ की ज़रूरत है, और सप्लाई जो है जो चीज़ हम प्रोवाइड कर रहे हैं। डिमांड कि हमें कंज्यूमर को क्या चाहिए, क्वांटिटी, कंज्यूमर्स आर विलिंग टू बाय डिफरेंट प्राइसेस, कि क्या चीज़ इंसान कितनी कीमत पे ख़रीद रहा है, उसको हम डिमांड बोलते हैं। लॉ ऑफ डिमांड क्या है? प्राइस, प्राइस अप एरो, क्वांटिटी डिमांडिंग डाउन एरो, यानी प्राइस हमेशा ज़्यादा होती है और क्वांटिटी जितनी डिमांड हो रही है उसे हम डाउन एरो से वो करते हैं। अगर आपको ये चीज़ समझ आ रही है तो प्राइसेस के आगे आप अप एरो लगा लो और क्वांटिटी डिमांडेड नीचे, यानी जितनी ज़्यादा डिमांड कम होगी प्राइसेस भी उतनी कम होगी, और जितनी ज़्यादा डिमांड होगी उतनी ज़्यादा हाई होगी। इसी तरह सप्लाई, क्वांटिटी बिजनेस आर विलिंग टू सेल एट वेरियस प्राइसेस, जो मतलब अगर अभी हमने पढ़ा था कि जो जितने पैसे जो है वो कंज्यूमर्स देना चाहते हैं अपनी सर्विसेज या गुड्स को बाय करने के लिए, सप्लाई उसी तरह से ऑपोजिट है कि कितनी क्वांटिटी जो है बिजनेस प्रोड्यूस करना चाहती है अपनी पसंद की प्राइस के ऊपर उसको सेल करने के लिए। यानी डिमांड ये होती है कि हमें क्या चीज़ कितनी चाहिए, और सप्लाई होती है कि हम क्या चीज़ कितनी प्रोड्यूस करें। रिजल्ट क्या, इनका इंटरेक्शन जो है वो मिलके मार्केट प्राइस बताता है। क्या चीज़ के कंज्यूमर किस प्राइस के ऊपर ख़रीदना चाहते हैं, और सप्लाई के जो सेलर्स हैं वो कितनी चीज़ पे वही चीज़ बेचना चाहते हैं। तो इसका जो इंटरेक्शन है वो क्या चीज़ डिटरमाइन करता है? मार्केट प्राइस। ये MCQs में आ सकता है कि क्या चीज़ डिटरमाइन करती है मार्केट प्राइस, या फिर डिमांड एंड सप्लाई क्या चीज़ जो है वो डिटरमाइन करिए तो उसमें आता है मार्केट प्राइस। ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है? परफेक्ट कंपटीशन। बहुत सारी जो छोटी फर्म्स हैं आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स बनाती हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर, अगर मैं भी वही बना रही हूँ, मेरे साथ वाला भी, फॉर एग्जाम्पल मैं लेमनेड सेल कर रही हूँ और मेरे सामने वाला भी लेमनेड सेल कर रहे हैं, मेरे साथ वाले भी कर रहे हैं, तो क्या चीज़ मुझे अलग बनाएगी? मुझे मेरा टेस्ट, मेरा फ्लेवर, मेरी एडवर्टाइजमेंट, मेरी प्राइस, ये चीज़ें यूनिक बनाती हैं। जो छोटी फर्म्स होती हैं वो आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स बनाती हैं और उसमें फिर कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। मोनोपोली, सिंगल डोमिनेंट फर्म, फिर कि एक ही फर्म बनाना, जिस तरह से यूटिलिटीज़ होती हैं, बड़ी कंपनीज जो एक ही चीज़ बना रही हैं और बाकी सब उन्हीं से ख़रीद रहे हैं। उसके बाद है
ओलिगोपोलिजी, इसका मतलब है फ्यू लार्ज फर्म्स जैसे स्मार्टफोन इंडस्ट्रीज। बहुत ज़्यादा ये दोनों कैटेगरीज में नहीं आती, क्योंकि कोई बहुत छोटी वो फर्म भी नहीं है और एक इकलौती बड़ी फर्म भी नहीं है, लेकिन इसमें कम कंपनीज हैं जो मोबाइल बनाती है। आपको पता है मोबाइल फ़ोन जैसी चीज़ हर कंपनी नहीं बना सकती। फिर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मैनी फर्म्स डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट्स, यानी कि फास्ट फूड। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारी फर्म्स हैं, लेकिन वो अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाती है। जिस तरह से फास्ट फूड, फॉर एग्जाम्पल एक कोई पिज़्ज़ा बना रहे हैं, एक कोई बर्गर बना रहे हैं, तो ये सारी फूड रिलेटेड ही चीज़ें, लेकिन चीज़ें वो अलग अलग बना रहे हैं। तो इसमें भी कंपटीशन होता है कि क्या चीज़ बेहतर है और किस चीज़ की प्राइस जो है वो अफोर्डेबल है। जो बिजनेस साइकिल होता है उसमें क्या क्या चीज़ें आती है। बिजनेस साइकिल मीन्स राइज एंड फॉल ऑफ इकोनॉमी, जो अप्स एंड डाउन जाते हैं, वो चीज़ें डिटरमाइन करती हैं हमारा बिजनेस साइकिल। एक्सपेंशन, ग्रोथ, राइजिंग इनकम, हायर कंज्यूमर स्पेंडिंग। एक्सपेंड हम किस तरह से करते हैं, ग्रोथ देखते हैं पैसे कितने आ रहे हैं, और कंज्यूमर क्या चीज़ जो है वो कंज्यूम कर रहा है। पीक कब होती है हमारे पास, हाईएस्ट पॉइंट क्या होता है, जब इकोनॉमी हाईएस्ट पॉइंट पे होती है, यानी ग्रोथ स्टेबलाइज हो जाती है। जब हम डिमांड एंड सप्लाई में बैलेंस ले आते हैं तो वो हमारा पीक होता है। कॉन्ट्रैक्शन, डिक्लाइन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ऑफन लीडिंग टू रिसेशन। रिसेशन का मतलब ये होता है जो ओवरऑल जीडीपी जब गिरता है, इन्फ्लेशन बढ़ती है, यानी कि जब प्राइसेस एकदम से पूरी मार्केट की राइज हो जाती है, तो उसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि डिक्लाइन इन इकोनॉमी। जब रिसेशन ज़्यादा लंबा हो जाता है तो वो डिप्रेशन की तरफ जाता है। थ्रो यानी लोएस्ट पॉइंट, फॉलोड बाय रिकवरी। पहले लोएस्ट पॉइंट आता है, उसके बाद फिर हम रिकवरी की तरफ जाते हैं। फंडामेंटल बिजनेस कॉन्सेप्ट्स में कैपिटल मैं आपको बता चुकी हूँ। कैपिटल में हर वो चीज़ जो हम इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें टूल, मशीनरी, बिल्डिंग, जो भी चीज़ें प्रोडक्शन यूज़ होती है, वो हमारा कैपिटल होता है, हमारा सरमाया है, उसे हम बोलते हैं। कॉस्ट, एक्सपेंसेस जो कि प्रोडक्शन या सेल में यूज़ हुए होते हैं। जब हम कोई चीज़ बनाते हैं तो उसको आगे सेल करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए, उसकी एडवर्टाइजमेंट करने में भी यूज़ होती है। रेवेन्यू, जो टोटल इनकम फ्रॉम सेल होता है। ये सारे के सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज में लाजमी आते हैं, ये आपने याद रखने के। रेवेन्यू किसको बोलते हैं, कैपिटल, और कॉस्ट किसको बोलते हैं, प्रॉफिट। जो हमारा रेवेन्यू होता है, जो हमारा मुनाफा होता है। इन्फ्लेशन मीन्स जनरल राइज इन प्रोडक्ट्स, रिड्यूस परचेसिंग पावर। जो एकदम से महंगाई ज़्यादा हो जाती है उसे इन्फ्लेशन बोलते हैं। कॉस्ट पुश कब होती है, जब प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है। डिमांड पुल कब होता है, जब डिमांड ज़्यादा हो जाती है, यानी कि एकदम से अगर प्राइस ज़्यादा होती है तो उसकी डिमांड भी ज़्यादा होती है। तो इस तरह से दोनों के बैलेंस को हम बोलते हैं बिजनेस। रिस्क, गुड सर्विसेज एंड नॉलेज वर्कर। रिस्क कब होता है, जो पोटेंशियल लॉस हो सकता है, टाइम, मनी या रेपुटेशन का। जो भी हम लॉस एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसे हम रिस्क बोलते हैं, चाहे वो टाइम में हो, मनी में हो या रेपुटेशन में हो। गुड्स हम फिजिकल टेंजेबल प्रोडक्ट्स, जो फिजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं उनको हम गुड्स बोलते हैं, जिस तरह से आप जो भी चीज़ बना के दे रहे हो। सर्विसेज, इंटेंजिबल ऑफरिंग्स, जिस तरह से कंसल्टिंग या एजुकेशन सर्विसेज में वो सारी चीज़ें जो हम सर्विसेज के तौर पे प्रोवाइड कर सकते हैं। नॉलेज वर्कर्स, जो कि किसी खास मतलब उनके पास कुछ स्पेशलाइज नॉलेज और स्किल्स होती हैं, जिनको यूज़ करके वो स्किल्ड वर्कर्स या नॉलेज वर्कर्स बनते हैं। ये वाइटल है इंफॉर्मेशन इकोनॉमी में। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि इंसान जो चीज़ कर रहा, जिस फील्ड में काम कर रहा हो, उसमें वो एक्सपर्ट भी हो। इकोनॉमिक पॉलिसीज, दो इकोनॉमिक पॉलिसीज का डिस्कस किया गया, फिस्कल पॉलिटी और मॉनेटरी। मॉनेटरी मींस मनी, कंट्रोल्स मनी एंड सप्लाई एंड इंटरेस्ट, सॉरी वेरिएबल करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ टैक्सेशन एंड स्पेंडिंग, गवर्नमेंट यूज़ करती है उस टैक्स को और स्पेंडिंग को टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी। मॉनेटरी का मतलब है कंट्रोल्स मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट्स, जो सूद की रकम और जो पैसे की सप्लाई है उसको मैनेज करने को मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। जीडीपी मींस ओवरऑल जो भी हम सर्विसेज या गुड्स दे रहे हैं उससे जितना भी पैसे आ रहे हैं उससे हम बोलते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक कंट्री के अंदर जो प्रोड्यूस होता है उसे जीडीपी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रिसेशन, जब जीडीपी कम हो जाता है तो हम उसे बोलते हैं रिसेशन। और ये किसकी वजह से होता है, अनएम्प्लॉयमेंट या लो कॉन्फिडेंस की वजह से। बिजनेस मस्ट मॉनिटर जीडीपी टू एडजस्ट स्ट्रेटेजीज एंड मैनेज कॉस्ट। जो बिजनेस है उसको हमेशा जीडीपी के ऊपर नजर रखनी होती है ताकि वो स्ट्रेटेजीज बना सके और कॉस्ट को मैनेज कर सके। इसके साथ हमारा फर्स्ट लेसन खत्म होता है। शुरू के कुछ लेक्चर्स बहुत लंबे हैं, लेकिन आप लोगों ने परेशानी होना, बस ये वीडियो प्ले करें, सामने अपने नोट्स खुल के रखें और इंशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप लोगों के नोट्स चाहिए हो, ये मैंने खुद बनाए हैं नोट्स, आपके एलएमएस से बनाए हैं। कुछ भी इसमें खुद से ऐड नहीं किया, कुछ भी इसमें से कम नहीं किया, सिर्फ इनको रीडेबल फॉर्मेट में मैंने कन्वर्ट किया है ताकि आप लोगों के लिए ईजी हो जाए इसको इस तरह से पढ़ना। मैं खुद भी इस तरह से स्टडी करती हूँ, तो आप लोगों को अगर ये नोट्स मेरे चाहिए हो तो आप लोग मुझे मैसेज में, सॉरी, कमेंट सेक्शन में या ईमेल करके मुझे बता सकते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, और कोई वीडियो चाहिए हो आप लोगों को किसी लेक्चर की तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में रीच आउट कर सकते हैं।